अगर इंजीनियरिंग की क्लास में टीचर आपसे इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन पूछे और आप उसका कोई फिलोसफिकल आंसर देना शुरू कर दे, तो टीचर का रिएक्शन शायद कुछ इस तरह का होगा। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। ऐसा ही रिएक्शन हमारी कोर्ट्स भी दे सकती हैं अगर आप कोर्ट में कोई इररिलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने का एविडेंस देते हो तो। देखिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और कोर्ट गुमराह ना हो, इसके लिए सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एविडेंस इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स में ओनली बी गिवन टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोर्ट एक ट्रायल कंडक्ट कर रही है जिसमें मिस्टर ए पर आरोप है कि उसने मिस्टर बी का चाकू मारकर मर्डर किया है। अब इस ट्रायल में फैक्ट्स इन इशू क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर चाकू से अटैक किया। दूसरा, मिस्टर बी की डेथ मिस्टर ए के चाकू मारने से हुई। अब क्योंकि यहां पर मर्डर का चार्ज है तो इंटेंशन प्रूव करनी भी जरूरी है, तो थर्ड फैक्ट इन इशू हो जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जान से मारने की इंटेंशन से चाकू से अटैक किया। अब अगर प्रोसिक्यूशन ये तीन फैक्ट्स इन इशू को एविडेंस के थ्रू प्रूव कर देता है तो मिस्टर ए को मर्डर का चार्ज में कन्विक्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर मिस्टर बी इन तीन फैक्ट्स इन इशू को डिसप्रूव कर देता है तो कोर्ट उसे एक्विट कर देगी। तो दोनों पार्टीज फैक्ट्स इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में एविडेंस दे सकती हैं। अब बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स की। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि रेलेवेंट फैक्ट्स आर द फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 टू सेक्शन 55। इन सेक्शंस को हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल रेलेवेंट फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, फैक्ट्स इन इशू तो केस में वो फैक्ट्स होते हैं जो कि एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। जैसे कि एक पार्टी कहती है मर्डर किया और दूसरी पार्टी कहती है मैंने मर्डर नहीं किया, तो ये हो गया फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स इन इशू से इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो फैक्ट्स इन इशू के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को बताते हैं। जैसे कि अगर हम अपना प्रीवियस एग्जांपल देखें तो इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं कोर्ट में एविडेंस दूं कि मिस्टर ए को पहले भी एक बार मर्डर की सजा हो चुकी है और मिस्टर ए के अगेंस्ट और भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो क्या कोर्ट इस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगी? क्या ये एविडेंस एडमिसिबल होगा? अब देखो, अब मिस्टर ए को पहले भी मर्डर की सजा हुई है और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, इससे ये तो जरूरी नहीं कि इस बार भी मिस्टर ए ने मर्डर किया हो। लेकिन हाँ, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है कोर्ट के लिए, क्योंकि जो इंसान पहले मर्डर कर चुका हो, जिसके अगेंस्ट पहले ही क्रिमिनल केसेस हों, तो इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि मिस्टर ए मर्डर कर सकता है। तो कोर्ट ऐसे एविडेंस को रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस मानकर रिकॉर्ड्स पर ले सकती है। तो याद रखिए, रेलेवेंट फैक्ट्स खुद से फैक्ट्स इन इशू नहीं होते, बट ये फैक्ट्स इन इशू के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए कोई भी एविडेंस जो रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करे वो कोर्ट में एडमिसिबल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इररिलेवेंट फैक्ट की। फिर से अपना प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है कि क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी की चाकू मारकर हत्या करी। क्या मैं इस केस में एज ए डिफेंस लॉयर ऑफ मिस्टर ए ये एविडेंस दे सकता हूं कि मिस्टर ए एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर काम करते हैं और इसलिए मिस्टर ए ऐसा काम नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको? क्या ये फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट है या फिर इररिलेवेंट फैक्ट है? क्या बड़ी कंपनी में बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठा इंसान मर्डर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मर्डर का किसी इंसान के प्रोफेशन या डेजिग्नेशन से क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हो? तो कोर्ट इसे केस के लिए इररिलेवेंट फैक्ट मानकर एविडेंस को रिजेक्ट कर सकती है। आपने बहुत बार बॉलीवुड मूवीज में भी सुना होगा जहां वकील कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम कहता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। So basically what he is trying to say is that the fact which the other advocate is stating is irrelevant and the court should not permit any evidence to prove the same. अब फैक्ट्स इन इशू क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है और इररिलेवेंट फैक्ट्स क्या है, इसकी कोई लिफ्ट नहीं है। ये कंप्लीटली जज की डिस्क्रिप्शन पर होता है। जज को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना होता है कि क्या फैक्ट्स इन इशू है, क्या रेलेवेंट फैक्ट्स है और क्या इररिलेवेंट फैक्ट है।
उसको एक एक एविडेंस को माइन्यूटली एनालाइज करना पड़ता है। Now section 5 prohibits a person to give further evidence in a civil case if he failed to state or refer such evidence in his pleadings under Civil Procedure Code. This is reflected under explanation B of section 5. Explanation B says a suitor does not bring with him and have in readiness for protection at the first hearing of the case a bond on which he relies. मतलब एक पार्टी अपने केस के लिए एक बॉन्ड पर रिलाई करती है, पर वो पार्टी केस की फर्स्ट हियरिंग पर बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करती। This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by this Code of Civil Procedure. तो अब सेक्शन 5 ऐसे पार्टी को दोबारा बॉन्ड प्रोड्यूस करने से प्रोहिबिट करता है अनलेस सिविल प्रोसीजर कोड का कोई प्रोविजन ऐसी पार्टी को दोबारा एविडेंस प्रोड्यूस करने की परमिशन देता हो। राइट? अब यहाँ रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब होता है वो फैक्ट्स जो फैक्ट्स इन इश्यू को प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करते हैं। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है वो फैक्ट्स जिन्हें कोर्ट एक्सेप्ट करती है, जिन्हें कोर्ट ऑन रिकॉर्ड लेती है एज एन एविडेंस। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। Whether a fact is relevant or not, this is up to the discretion of the court. But whether a fact is admissible or not, this is a question of law and not court's discretion. Right? Court discretion have no role in it. इसका मतलब हो सकता है कि कोई फैक्ट रेलेवेंट हो पर फिर भी कोर्ट उसको एडमिसिबल ना माने, क्योंकि लॉ परमिट नहीं करता फैक्ट्स को एडमिसिबल करना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अपने लॉयर को कहता है कि उसने मिस्टर बी का मर्डर किया। मिस्टर ए का लॉयर कोर्ट में पलट जाता है और मिस्टर ए के अगेंस्ट गवाही दे देता है कि मिस्टर ए ने मुझे आके बताया था कि इसी ने मिस्टर बी का मर्डर किया है। अब ये है तो रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि इससे मिस्टर ए का गिल्ट प्रूफ होने की प्रोबेबिलिटी है। राइट? हाई चांसेस है कि मिस्टर ए का गिल्ट प्रूफ हो जाएगा इस गवाही से। बट मिस्टर ए के लॉयर की ये गवाही एडमिसिबल नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, communication between client and attorney is privileged and cannot be disclosed. तो यहाँ relevant fact होने के बाद भी कोर्ट इस relevant fact को admissible नहीं मान सकती। So always remember this rule. All evidence that is admissible is relevant, but all that is relevant is not necessarily admissible. यानी जो भी एविडेंस को एडमिसिबल किया जाता है वो ऑब्वियसली रेलेवेंट होगा, क्योंकि कोर्ट रेलेवेंट एविडेंस को क्यों एडमिसिबल मानेगी। राइट? बट सारे रेलेवेंट फैक्ट या एविडेंस को एडमिसिबल मान लिया जाए ये जरूरी नहीं। ओके, सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।